अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अहमद यार खान की इस सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। जल्दी पूछें, उसने रुंधी हुई आवाज़ में तेज़ी से कहा। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। जो पूछना है जल्दी पूछें। पूछने के लिए कुछ ज़्यादा बातें नहीं, मैंने कहा। तुम्हारे खामिद ने सब कुछ बता दिया है। पुलिस को गवाहियाँ भी इकट्ठी करनी पड़ती हैं, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मैंने झूठ बोला। दिलीप तो शकूरे डाकू का दोस्त है। तुम भी कभी शकूरे से मिली हो? नहीं, उसने जवाब दिया। शकूरा मेरे सामने कभी नहीं आया। दिलीपा उसके पास चला जाता है। लेकिन उसने हैरान सा होकर मुझसे पूछा, दिलीप ने आपको शकूरे की दोस्ती की बात बता दी है? मुझे तो कहा करता है कि खास जान चली जाए किसी को ये भेद न देना। पुलिस से क्या छुपा हुआ होता है? मैंने कहा। पुलिस को जो खुद भेद दे देता है वो फायदे में रहता है। पुलिस उसे अपना दोस्त समझती है। दिलीपा हमारा अपना आदमी है। मुझे कभी का मालूम था कि दिलीपा शकूरे का दोस्त है। अब मुझे दिलीपे की नहीं शकूरे की ज़रूरत है। दिलीपे ने तो कोई जुर्म नहीं किया। तुम दिल खोल कर बात करो और अपने बच्चों के पास जाओ। ये औरत लगती तो चालाक थी, लेकिन मेरी बातों में आ गई। मैं पूछता गया और वो बताती गई। वो बार बार कहती थी कि मुझे बच्चों के पास जाने दो। मैंने जब देखा कि वो सच्ची बातें बता रही है तो मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। मेरी पूछताछ जारी रही। उसके घर पहुंचे तो वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। इस खुशी में वो इतनी ज़्यादा बातें बता गई जितनी मुझे तवक्को नहीं थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस किस्म के किरदार इतनी आसानी से भेद से पर्दा नहीं उठाया करते। इनसे बातें उगलवाने का एक ढंग होता है। एक ढंग तो फेंटी वाला 3rd डिग्री होता है और दूसरा तरीका यह है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये खासा मुश्किल फ़न है। इस औरत ने बताया कि वो 5 साल गुजरे दिलीप के पीछे घर से निकल आई थी। उसके अब 2 बच्चे थे, एक 8-9 माह का और दूसरा 2 साल और 8-9 माह का। लेकिन दिलीप ने इसके साथ बाकायदा शादी नहीं की थी। वो जब इसके पास आई थी उस वक्त दिलीप शकूरे के गिरोह में था। इस औरत ने जो उस वक्त 19-20 साल की थी उसे शकूरे के गिरोह से हटाना शुरू कर दिया था। दिलीप के पास पैसा था और वो लोहार का बेटा था। उसने इस कस्बे के साथ ही ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा और मकान बना लिया। वो लोहार का काम करता रहा, लेकिन शकूरे से दोस्ती न तोड़ी, बल्कि उसका मुखबिर बना रहा। वो अब भी शकूरे का मुखबिर था। मेरे थाने के 2-3 कांस्टेबलों के साथ उसका गहरा दोस्ताना था। मैंने इससे पूछा कि वो सुरेश को जानती है। उसने बताया कि वो इसे बहुत अच्छी तरह जानती है। सुरेश इसके घर से 4-5 दिन छुपा रहा था। इसकी घोड़ी भी यहीं रही। कल रात भी वो आया था और घोड़ी उसके घर बांधकर चला गया था। ये सब मुझे मालूम है, मैंने कहा। दिलीप ने तुम्हें बताया था कि सुरेश ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया है और पकड़ा गया है? ये तो मुझे रात को ही पता चल गया था, उसने कहा। और वो सुबह सवेरे सुरेश की घोड़ी पर शकूरे को बताने के लिए चला गया था, मैंने कहा। हाँ, वो मुझे बता के गया था, उसने जवाब दिया। सुरेश के साथ दिलीप का इतना प्यार क्यों था? मैंने पूछा। दिलीप ने सुरेश पर जादू कर रखा था, उसने जवाब दिया। दिलीपा उस्ताद है जी, मेरे साथ कई बार बेवफाई कर चुका है। उसने सुरेश की बहन उषा के साथ याराना काट लिया था। सुरेश को वो पहलवानी दाव सिखाया करता था। मैं जानती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन दिलीपा बड़ी सख्त तबीयत का आदमी है। मैं इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा कोई ठिकाना नहीं था। घर से इसके पीछे भाग आई थी। मेरा काम हो गया था। दिलीप शकूरे का आदमी था। थाने जाकर दिलीप को अपने पास बिठाया और उसे कहा कि वो दोस्तों की तरह अपनी ज़बान से सब कुछ बता दे। मैंने इसे बता दिया कि वो नहीं बताएगा तो रिहा भी नहीं होगा और मैं उसे CIA के हवाले कर दूंगा। उसे जब मेरी बातों से पता चला कि मैं सब कुछ मालूम कर चुका हूँ तो वो बोलने पर आमादा हो गया। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे वादा माफ गवाह बनवा दूंगा। उसने वही बातें बताई जो उसकी बीवी बता चुकी थी। सुरेश की बहन के मुतालिक उसने कुछ न छुपाया। उसने कहा कि सुरेश दिलेर और गैरतमंद नौजवान था। उसने बड़ी मुश्किल से राम करके उसकी बहन के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। वो सुरेश के घर भी जाया करता था। उषा कभी कभी उसके घर आया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता दिलीप को सुरेश बहुत अच्छा लगने लगा और उसके साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। उषा अब्दुल रहीम की हो गई तो भी दिलीप और सुरेश की दोस्ती पक्की रही। सुरेश के मुतालिक मैं तफसील से बता चुका हूँ कि उसकी गैरत और जज्बात के साथ क्या सलूक हुआ। उसने ये रास्ता इख्तियार किया कि दिलीप को सारी राम कहानी सुनाई।
दिलीप ने मुझे इकबाली बयान देते हुए कहा कि उसने जब सुरेश का ये इरादा देखा कि वो अब्दुल-रहीम को कत्ल करेगा और फिर उषा को भी कत्ल करेगा तो वो बहुत खुश हुआ। वो खुद इन दोनों से इंतकाम लेना चाहता था। उषा ने उसके साथ ताल्लुकात तोड़कर अब्दुल-रहीम से दिल लगा लिया। तो एक रोज़ दिलीप ने उषा से गिला किया कि उसने उसके साथ बेवफाई की है। उषा ने उसे हिकारत से कहा था, अरे जा, अपनी शक्ल तो देख, 2 कौड़ी का लुहार इतने बड़े चौधरी की बराबरी करता है। ये उषा ने कहा था। इससे 2-4 रोज बाद दिलीप अब्दुल-रहीम के बाग के करीब से गुजर रहा था तो अब्दुल-रहीम ने उसे बुलाकर गालियां दी और कहा था कि वो इस रास्ते से गुजरने की जुर्रत न किया करे जिस रास्ते से उषा गुजरा करती है। अब्दुल-रहीम को मालूम नहीं था कि वो जिसे इतना हकीर समझ रहा है वो एक इश्तारी डाकू का आदमी है। ताहम दिलीप ने इंतकाम की नहीं सोची थी। अब सुरेश ने इन दोनों से इंतकाम लेने का इरादा जाहिर किया तो उसके अंदर भी इंतकाम का शोला भड़का। उसने सुरेश के इरादों में अपना मजीद फायदा देखा। सुरेश अपने ससुर के घर और अपने घर भी डाका डालना चाहता था। दिलीप को इसमें से हिस्सा मिलने की तवक्को थी। शकूरा हिस्सा देने में बड़ा फयाज था। दिलीप सुरेश की बीवी श्यामा को अच्छी तरह जानता था। सुरेश ने जब कहा कि वो श्यामा को अगवा करके शकूरे के हवाले कर देगा तो दिलीप को ये खुशी हुई कि वो इतनी खूबसूरत लड़की शकूरे को देकर उसकी खुशनुदी हासिल कर लेगा। वो शकूरे के पास चला गया और उसे सब कुछ बताया और उसने सुरेश की सिफारिश की। शकूरा मान गया और सुरेश को एक रोज़ दिलीप शकूरे के पास ले गया। इसके बाद की कहानी तो मैं आपको सुरेश की ज़बानी सुना चुका हूँ। अब मसला शकूरे को पकड़ने का था। दिलीप ने बताया कि शकूरा अब वहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि दिलीप उसे बताया था कि सुरेश पकड़ा गया है और चूंकि वो नौजवान और नातजुर्बेकार है इसलिए खतरा है कि वो इकबाली जुर्म करके शकूरे की निशानदही कर देगा। दिलीप को अपने मुतालिक भी यही खतरा था लेकिन उसने अभी सोचा नहीं था कि वो क्या करे अगर वो पकड़ा जाए तो। उसने इन तमाम वाक़यात की तस्दीक कर दी जो सुरेश ने अपने बयान में सुनाए थे। मैंने उसे अपना फैसला सुना दिया कि मैं उसे वादामाफ गवाह बना रहा हूँ। उसने उस गांव का नाम भी बता दिया जहाँ शकूरा ठहरा हुआ था। अब शकूरा वहाँ से चला गया था। दिलीप को मालूम नहीं था कि वो कहाँ चला गया होगा। उसने 3 जगह बताई। श्यामा का बाप यानी सुरेश का ससुर अपनी बेटी के लिए तड़प रहा था। हकीकत यह है कि मुझे खुद अफसोस हो रहा था कि इतनी नाजुक और नौजवान लड़की वहशियों के कब्जे में आ गई है। उसका बाप थाने से उठता नहीं था। रो रो कर कहता था कि मैं अपनी बेटी की वापसी के लिए सारी दौलत लुटा दूंगा। जब दिलीप ने इकबाली जुर्म कर लिया तो मैंने श्यामा के बाप को बताया कि उसकी बेटी का सुराग मिल गया है और उसे दिलीप बरामद करा सकता है। श्यामा के बाप के कहने पर मैंने उसे दिलीप से मिलवा दिया। उसने दिलीप से कहा कि वो इसकी बेटी बरामद करा दे तो वो इसे 5,000 रुपया देगा। ये ख़ास तौर पर पेश नज़र रखें कि उस दौर का 5,000 आज के 1 लाख रुपए के बराबर था। दिलीप की तो किस्मत जाग उठी थी। एक तरफ वो वादा माफ गवाह बन गया था और दूसरी तरफ उसे 5,000 रुपया मिल रहा था। उसने पूरे अज़म से शकूरे को पकड़वाने का वादा किया था। शकूरे को पकड़ना मेरा काम नहीं था। मैंने बड़ी तवील रिपोर्ट लिखी और अपने डीएसपी को भेज दी। अंग्रेज़ अफसर डाकुओं को पकड़ने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया करते थे। वो कत्ल की तफ्तीश और सुराग रसानी को इतनी हिम्मत नहीं देते थे जितनी डकैती, नकबज़नी और चोरी की तफ्तीश को देते थे। तरक्की देते वक्त वो ख़ास तौर पर देखते थे कि उसने डकैती वगैरह की कितनी वारदातों की कामयाब तफ्तीश की है। मेरी रिपोर्ट पहुंचते ही अंग्रेज़ डीएसपी किंगस्टन मेरे थाने में आ गया और उसने मुझे और दिलीप को सामने बिठा लिया। मुझे उसने दिल खोल कर दाद दी। वो उर्दू तो बोलता ही था, इस इलाके की देहाती ज़बान भी बोल और समझ सकता था। उसने पूरा एक दिन मेरे थाने में सिर्फ करके केस CIA के लिए तैयार किया। वो चला गया और तीसरे रोज़ वापस आ गया। उसके साथ एक अंग्रेज़ पुलिस इंस्पेक्टर था। 2 इंस्पेक्टर हिंदुस्तानी मुसलमान भी थे और 10 कांस्टेबल भी साथ थे जिनका ताल्लुक डकैती स्क्वाड के साथ था। 6 कांस्टेबल मेरे थाने के चुने गए। डीएसपी और अंग्रेज इंस्पेक्टर ने एक स्कीम तैयार की थी जो यूं थी कि वो एक प्राइवेट लारी बस पर जाएंगे। दिलीप कुमार को इन तीनों जगहों पर जाना था जहां शकूरा गया था। वो इन 3 में से किसी एक जगह था। दिलीप ने इसे ये बताया था कि बम्बई का एक पारसी ताजिर अपनी लारी पर बम्बई से आया है। वो बड़े बड़े शहरों में माल बेच भी रहा है और ख़रीद भी रहा है। उसके पास लाखों रुपया है और सोना भी है। दिलीप ने शकूरे को इतला देकर वापस आना था
ताकि وہ میرے قبضے سے لاری کی روانگی کا سراغ لگا کر شکورے کو بتائے۔ اس لاری میں ڈی ایس پی کنگسٹن، انگریز انسپکٹر، دونوں مسلمان انسپکٹر اور 16 کانسٹیبلوں کو پرائیویٹ کپڑوں میں جانا تھا، لیکن انہیں سیٹوں پر نہیں، فرش پر اس طرح بیٹھنا تھا کہ باہر سے نظر نہ آ سکیں۔ دلیپ کو شکورے کے ساتھ ہونا اور لاری پر حملے کے لیے گھات لگانی تھی۔ اس طرح شکورے کو زندہ یا مردہ پکڑنا آسان سمجھا گیا تھا۔ اکثر یوں ہوتا تھا کہ جس گاؤں میں کسی ڈاکو کی موجودگی کی اطلاع ملتی تھی، اس گاؤں کا بڑی خاموشی سے محاصرہ کر لیا جاتا تھا۔ مقابلہ ہوتا تھا۔ ڈاکو عموماً ایمونیشن ختم ہو جانے کی وجہ سے پکڑے جاتے یا مارے جاتے تھے، اور بعض نکل بھی جایا کرتے تھے۔ شکورے کے طور طریقوں اور چالوں سے ڈی ایس پی کنگسٹن اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا مخبری کا نظام بڑا اچھا ہے، وہ محاصرے میں آنے سے پہلے ہی نکل جاتا ہے، اس لیے اسے مال سے بھری ہوئی لاری کا دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ آپ نے سلطانہ ڈاکو کی انگریزی فلم تو ضرور دیکھی ہوگی۔ اس میں سلطان کو ایک مال گاڑی کا دھوکہ دیا گیا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی تھی کہ ایک مال گاڑی آ رہی ہے جس میں قیمتی مال ہے، لیکن مال کی جگہ ترپالوں کے نیچے فوج اور پولیس کے سپاہی چھپے ہوئے تھے، اور ایک مشین گن بھی تھی۔ یہ بالکل سچا واقعہ تھا۔ کنگسٹن نے شکورے کو قیمتی مال کی لاری کا دھوکہ دینے کی اسکیم بنائی، اور دلیپ کو ایک گھوڑی دے کر بھیج دیا گیا۔ توقع تھی کہ دلیپ اگلی شام نہیں تو اس سے اگلی شام واپس آ جائے گا اور یہ اطلاع لائے گا کہ وہ شکورے کو دھوکہ دے آیا ہے، اور شکورہ لاری کو لوٹنے کے لیے راستے میں گھات میں ہوگا۔ دلیپ تیسرے دن بھی واپس نہ آیا۔ میرا تھانہ قلعہ نما تھا، دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ڈی ایس پی ڈاک بنگلے میں تھا۔ میں اور دونوں ہندوستانی انسپکٹر تھانے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ یہ ایک بنڈل تھا جو کسی نے پچھواڑے کی دیوار کے اوپر سے پھینکا تھا۔ ادھر ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز سنائی دی جو بہت دور نکل گئی۔ ایک کانسٹیبل نے بنڈل اٹھا کر ہمیں دیا۔ کھول کر دیکھا، اس میں دلیپ کا سر تھا، گردن شہرک کے نیچے سے کاٹ کر جسم سے کھوپڑی الگ کی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، منہ بند تھا اور چہرہ دھلا دھلایا تھا۔ ہم تینوں انسپکٹر یہ سر اٹھائے ہوئے ڈاک بنگلے میں گئے اور ڈی ایس پی کے آگے رکھ دیا۔ ڈی ایس پی بہت دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے انگریز انسپکٹر سے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ڈاکو اس قدر ہوشیار اور چوکس ہے۔ یہ تو کبھی بھی پتہ نہ چل سکا کہ شکورے کو دلیپ پر کس طرح شک ہو گیا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ شکورے نے انگریز ڈی ایس پی اور اس کی پارٹی کو دلیپ کے سر کی صورت میں بڑا دلیرانہ جواب دیا تھا۔ ڈی ایس پی کنگسٹن اپنی پارٹی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ پولیس نے اس گاؤں پر اجتماعی جرمانہ کیا جہاں اس وقت شکورہ ٹھہرا رہا تھا۔ جب سریش اس کے پاس گیا تھا تو 2 اور گاؤں پر اجتماعی جرمانے ہوئے۔ سی آئی اے شکورے کے تعاقب میں رہی اور 3 مہینے گزر گئے۔ اس کے متعلق کوئی نہ کوئی بات مجھ تک پہنچتی رہتی تھی۔ ایک بات پتہ چلا کہ شکورے کا ایک ساتھی کسی تھانے میں پکڑا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ شیاما اور شکورے میں اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہی نہیں۔ شیاما کو شکورے نے گھڑ سواری سکھائی، پستول چلانا سکھایا اور اسے ڈاکہ زنی کی بھی تربیت دی۔ اسے وہ شہزادی بنا کر رکھتا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے تھے۔ آخر شیاما ہی اس کی اور اپنی موت کا باعث بنی۔ رات کو دونوں شراب پی کر جنگل کو نکل گئے۔ ایک نمبردار نے قریبی تھانے میں اطلاع دے دی۔ تھانے دار نے فوری کارروائی کی اور رائفلوں سے مسلح گارڈ لے کر پہنچ گیا۔ شکور اور شیاما دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ تھانے دار نے اپنی پارٹی کو پھیلا دیا اور دونوں کو گرفتاری کے لیے للکارا۔ میں بعد میں اس تھانے دار سے ملا تھا۔ اس نے بتایا کہ دونوں بھاگے نہیں۔ شکورے کے پاس رائفل تھی اور شیاما کے پاس پستول تھا۔ دونوں نے گھوڑے دوڑا دیے مگر بھاگے نہیں۔ وہ گھوڑے گھماتے رہے اور فائر کرتے رہے۔ 2 کانسٹیبل مارے گئے، 2-3 زخمی ہوئے۔ آخر شکورے کو گولی لگی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ شیاما نے اسے گرتے دیکھا تو اپنا گھوڑا اس کے قریب لے آئی اور اس کے گرد گھوڑا گھما پھرا کر فائر کرتی رہی۔ وہ بڑی تیزی سے اپنا پستول ری لوڈ کرتی تھی۔ اس نے کسی کو شکورے کی لاش کے قریب نہ آنے دیا۔ آخر وہ بھی گولی کھا کر گری۔ وہ فوراً ہی مر گئی۔ اسے 1 نہیں 3 گولیاں لگی تھیں۔